हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा डे नंबर 5। आज करेंगे मनी वाले चैप्टर का वन शॉट मैराथन। ये जो हमारा चैप्टर है पूरे ही सिलेबस का वन ऑफ द सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है एंड इसका लेक्चर भी सबसे छोटा ही रहने वाला है। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में जाके अपना डे 5 तुम्हारा नाम तुम्हारी प्रेजेंट लिख दो जल्दी से जाकर, एंड डू टेल मी कि क्या तुमने पीछे वाले सारे चारों के चारों दिन के सारे लेक्चर्स अकाउंट्स इको बिजनेस के कंप्लीट करे हैं कि नहीं करें। 20 डेज में हमने तो प्लेज ले लिया है कि हम तुम्हारा सिलेबस वन शॉट में पूरा करवाएंगे, पर क्या तुम हमारे साथ फॉलो कर रहे हो कि नहीं मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में जाके। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। अगर ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, वहां से मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना, वहां पे हर रोज मैं 2 एमसीक्यूज डालती हूँ, तो उसको भी हर रोज के रोज सॉल्व करो। आपको बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स की, तो वो सारी की सारी सेव कर लेना ताकि कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े आप साथ के साथ वहां से देख सको। सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक जो मेरे पास यहाँ पे आता है दैट इज अबाउट बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिसमें हम सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करते थे। हम सामान के बदले में पैसे को एक्सचेंज नहीं करते थे, सामान के बदले में सामान को ही एक्सचेंज किया जाता था। देखो, पैसा कोई ऐसी चीज नहीं कि ऊपर से भगवान ने बना के भेजा कि ये लो बेटा पैसा। ऐसा नहीं है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसानों ने बनाया हुआ है, और जब तक इंसानों ने ये डिस्कवर नहीं किया था कि पैसा जैसा कोई चीज हो सकती है, तब तक इंसान सामान के बदले में, गुड्स के बदले में गुड्स ही दिया करते थे। जैसे अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं अपनी सर्विसेज दे सकती हूँ, बदले में अगर आप कपड़े बनाते हो तो आप मुझे कपड़े दे दीजिए, अगर आप रोटी बनाते हो तो आप मुझे रोटी दे दो, जूते बनाते हो तो मुझे जूते दे सकते हो, अगर आप कनक उगाते हो तो मुझे वो दे सकते हो, आप कुछ भी बनाते हो बदले में मुझे वो दे सकते हो, और बदले में मैं आपके बच्चे को या आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो जब भी आप गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हो उसे बार्टर सिस्टम बोला जाता है। पर ये बिल्कुल भी एफिशिएंट, बिल्कुल भी सही सिस्टम नहीं था। क्यों नहीं था? मान लो अगर आपको मेरे पास से पढ़ाई करनी है तो आप मेरे पास आते हो कि मैम मुझे आपके पास से पढ़ना है। मैंने बोला ठीक है बेटा, आप बदले में क्या बेचोगे? आप बोलोगे कि मैम मेरे पापा का ना लड़कों के कपड़ों का या लड़कों के जूतों का, लड़कों के फैशन का, मेंस फैशन का बिजनेस है मेरे पापा का। मैं बोलती हूँ बेटा मैं तो एक लड़की हूँ, मुझे तो मेंस फैशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप वो बेच रहे हो जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं भी आपको वो बेच नहीं सकती जो मैं बेच रही हूँ, जो आपको चाहिए। तो अगर आपको मेरे पास से पढ़ना है तो आपको वही मुझे देना पड़ेगा जो मुझे चाहिए। तो अगर आपको मेरे पास से पढ़ना है, मेरी सर्विसेज लेनी है, पर बदले में आप मुझे वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए, या आप जो भी बेच रहे हो अगर वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप मेरी सर्विसेज नहीं ले सकते, आप मेरे पास पढ़ नहीं सकते। तो बार्टर सिस्टम के अंडर क्या था कि अगर एक ट्रांजैक्शन होनी है तो जो लोग दो आमने सामने हैं वो दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना पॉसिबल होना चाहिए। जो मैं बेच रही हूँ वो आपको जरूरत हो, जो आप बेच रहे हो उसकी मुझे जरूरत हो, ये चीज होनी जरूरी थी। इसी को हम बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मुझे भी यही चाहिए था, आपके पास है आपको भी यही चाहिए था, मेरे पास है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। पर कोइंसिडेंस भैया हर बार होते नहीं है, कोइंसिडेंस हर बार होते नहीं है। तो ऐसे केस में हर वो बच्चा जो मेरे से पढ़ना तो चाहता है पर वो बदले में मुझे वो नहीं दे सकता जो भी चीजें मुझे चाहिए, वो बच्चा मेरे पास पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हर बार नहीं होता था। पर आज के डेट में ऐसा नहीं है। पैसा आ गया तो मैं बोलती हूँ कि भैया मेरी 1000 रुपए फीस है मेरी क्लासेस की, तो जो भी बच्चा 1000 रुपए देगा वो मेरी क्लास में बैठ जाएगा, जो 1000 रुपए नहीं देगा वो क्लास में नहीं बैठेगा। तो द ओनली पॉइंट ओवर हेयर इज क्या आपके पास 1000 रुपए हैं, वो तो सबके पास होते हैं, तो वो बच्चे सभी क्लास में बैठ सकते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप क्या बेच रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आई डोंट केयर, ठीक है। चलो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पहले था, जो कि बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन है। बार्टर सिस्टम की सारी लिमिटेशंस को ना ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आगे जरूरत हमें इनकी पड़ेगी। So the barter system can work only when both buyers and sellers want to exchange each other's goods. Lack of common measure of value. Common measure of value भी नहीं था। देखो, all the commodities are not of equal value and there is no common unit of value of goods. देखो, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2 बच्चे आए, एक बच्चे के पेरेंट्स कपड़े बेचते हैं, एक बच्चे के पेरेंट्स शूज बेचते हैं, ठीक है, और मैं दोनों को अपनी क्लास में बिठा के पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है।
तो अब अगर मैं दोनों को अपनी क्लास में बिठा के पढ़ा रही हूँ, तो कितना कपड़े खरीदूँ एक बच्चे से, कितने जूते खरीदूँ एक बच्चे से? मैं तो सेम सर्विस दे रही हूँ दोनों को, मैं तो सेम ही चीज़ दे रही हूँ ना दोनों को, पर एक बंदे से मैंने खरीदे 4 कपड़े, एक बंदे से मैंने खरीदे 2 जूते। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि 4 कपड़े इज़ इक्वल टू 2 शूज़, 2 जूतों के बराबर हुए? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ही नहीं। इट डिपेंड्स कि मैंने एक बंदे से तो बार्गेन करके 4 कपड़े ले लिए, दूसरे से मैं बार्गेन कर नहीं पाई तो मैंने सिर्फ 2 जूते ही लिए, ठीक है? तो यहाँ पे कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। आप मेरे पास आओगे, मैम मुझे पढ़ना है, मैं बोलूँगी ठीक है कपड़े दे दो, फिर हम दोनों बैठेंगे, दोनों बार्गेन करेंगे, अरे नहीं-नहीं 4 कपड़े, अरे नहीं-नहीं 5 कपड़े, अरे नहीं-नहीं 1 क्लास, अरे 2 क्लास, तो हर बार मुझे वो बार्गेन करना पड़ेगा। अभी तो आपको पता है कि 1000 है तो 1000 है, कोई बार्गेन की ज़रूरत ही नहीं है, बार्गेन की बात ही नहीं है, ठीक है? तो उस टाइम पे कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था कि मैं अगर आपसे खरीद भी रही हूँ तो कितना खरीदूँ? दूसरे से खरीद रही हूँ तो कितना खरीदूँ? मुझे वो भी नहीं पता था। आज पता है 1000, 2000, 3000 मुझे सबकी वैल्यू पता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अगर हमें फ्यूचर में क्रेडिट पे, उधार पे अगर कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी होती थी, तो वो मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको कहती हूँ कि यार ठीक है, मुझे आप हर महीने कपड़े देते रहना और मैं हर महीने आपके बच्चे को पढ़ाती रहूँगी, ठीक है? तो अब मान लेते हैं मैंने तो आपको पढ़ा दिया, पर आपने मुझे बदले में बोला कि मैम हमारी ना पेमेंट थोड़ी डिले होगी, हम ना क्या कहते हैं पूरे साल भर में आपको पेमेंट करेंगे और आप मुझे 4 महीने पढ़ा दो, मैं पेमेंट पूरे साल भर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके करूँगा। मतलब उधार पे है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना? अब आपने 4 महीने तक तो मुझे सामान दिया, 5वें महीने जाके आपका खुद का सामान खत्म हो गया, आप मुझे पेमेंट करोगे कैसे? 5वें महीने तक आपका सामान खराब हो गया, आप मुझे पेमेंट करोगे कैसे? आपके 5वें महीने तक जाते हुए मुझे आपके सामान की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पेमेंट करोगे कैसे? अगर पेमेंट करनी भी है तो किस हिसाब से कि हर महीने कितना सामान आप मुझे दोगे? ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, व्हिच इज़ व्हाई उधार की ट्रांज़ैक्शन करनी भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मैं स्टोर नहीं कर सकती थी। आज की डेट में तो सब कुछ बैंक में स्टोर हो जाता है। चलो ऑनलाइन नहीं भी था तो पहले हम घर पे पैसे को इतनी सी जगह में पैसा स्टोर हो जाता था बहुत सारा। पर अगर मैं आपसे कपड़े खरीद रही हूँ, अगर मैं शूज़ खरीद रही हूँ, मैं किसी से रोटी खरीद रही हूँ, किसी से टेबल, किसी से कुछ, मेरा तो पूरा घर भरा ही रहेगा ना। मैं सामान को स्टोर कैसे करूँगी? जिस एक क्या कहते हैं कमरे में मैं करोड़ों रुपए स्टोर कर सकती हूँ, उस एक कमरे में हार्डली 5-10 चीज़ें स्टोर कर पाऊँगी, ठीक है ना? तो स्टोरेज की बहुत दिक्कत थी, चीज़ें खराब हो जाती थी, चीज़ें चोरी भी हो सकती थी, वो सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये मुझे देखने को मिला कि टोटल ऑफ 4 बड़ी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में। इन चारों प्रॉब्लम्स को जिसने सॉल्व किया वो थी मेरी मनी। इन चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ एक्जिस्टेंस में आई उसको बोला जाता है मनी। तो डेफिनिशन ऑफ मनी देखते हैं पहले कि मनी क्या है? एनीथिंग व्हिच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं चाहिए कि जो आपके पास है वो मुझे दे दो, जो मेरे पास है वो आप ले जाओ, अब वो नहीं चाहिए। ठीक है? अब एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आपके पास कुछ है, पैसे ले लो, दे दो, मेरे पास कुछ है, पैसे दे दो, वो ले लो, ठीक है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमन है, क्या है? पैसा। मेजर ऑफ वैल्यू भी कौन-सा है? पैसा। पैसे के टर्म्स में अब चीज़ें मेजर भी होती हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर भी अब किसको करते हैं? पैसे को। मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट भी किसमें करते हैं? पैसे में। तो सारी चीज़ें इन चारों प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन कर दे, उसको बोला जाता है पैसा, मनी। अपना सपना मनी मनी, ठीक है? चलो, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब ये एक और डेफिनेशन है मनी की हमारे पास, लीगल टेंडर मनी या फिर नॉन लीगल टेंडर मनी। देखो, एक चीज़ होती है कि एक टाइप ऑफ मनी होती है, जो सरकार ने कंपल्सरी कर रखी है कि अगर कोई भी बंदा आपको कैश पेमेंट करेगा, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, सिंपल। अगर आप मुझे कैश पेमेंट करते हो, मैं लीगली बाय गवर्नमेंट ऑर्डर मैं मना नहीं कर सकती, मुझे कैश एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप मुझे कार्ड से पेमेंट करते हो, मैं कह सकती हूँ सर वी डोंट एक्सेप्ट कार्ड्स। आप मुझे यूपीआई पेमेंट करते हो, मैं कह सकती हूँ सर वी डोंट एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स, सर वी डोंट एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स, सर वी एक्सेप्ट ओनली कैश। पर अगर आप मुझे कैश पेमेंट कर रहे हो, आई
लीगली कैनॉट से कि सर वी डोंट एक्सेप्ट कैश। कभी सुना है कोई ऐसा बोल दे? कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार की तरफ से इट इज लीगली कंपल्सरी कि कोई कैश पेमेंट करे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो कैश है उसको क्या बोला जाता है? लीगल टेंडर मनी बोला जाता है, विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशंस, जिसको लीगली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पर जो चीज लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है उसको ऑप्शनल मनी बोला जाएगा। यानी कि अगर आप मुझे कैश पेमेंट करते हो तो आई एम लीगली बाइंडेड कि मेरे लिए कंपल्सरी है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो लीगल क्या, वो लीगल टेंडर मनी नहीं है, वो लीगली कंपल्सरी नहीं है। अगर आप मुझे यूपीआई पेमेंट्स करते हो वो तो लीगल टेंडर मनी नहीं है, वो तो लीगली कंपल्सरी नहीं है। तो लीगल का उल्टा क्या वो इलीगल है? क्या वो इलीगल है? अगर आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करते हो वो इलीगल नहीं है तो वो भी लीगल, लीगल तो वो भी है, नथिंग इज इलीगल। बात हो रही है कि लीगली कंपल्सरी है या कंपल्सरी नहीं है। जो ऑनलाइन पेमेंट्स है, बैंक के थ्रू जो पेमेंट्स है वो ऑप्शनल है। आप मना कर सकते हो कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। लीगल है पर ऑप्शनल है, इलीगल नहीं है, नॉन लीगल है। आप मना कर सकते हैं कि इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय लीगली वन बट विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली नो वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। लीगली कोई कंपल्सरी बाउंड नहीं है कि भैया एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे कैसे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते? ऐसा नहीं हो सकता। पर कैश जो है वो क्या है? लीगल टेंडर मनी है कि कंपल्सरी है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इलीगल कुछ नहीं है, ये कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल क्या है? जितना भी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं सारे ऑप्शनल है, पर कैश पेमेंट सारी की सारी लीगल टेंडर मनी है, कंपल्सरी टू एक्सेप्ट है। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि आपको कंपल्सरी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सोचो कोई मुझे करोड़ों की पेमेंट कर दे कॉइन्स में, मेरे तो पूरा घर भर जाएगा, मैं तो उसको कभी इकट्ठा कर ही नहीं पाऊंगी, काउंट ही नहीं कर पाऊंगी। तो जो कॉइन्स है वो लीगली तो कंपल्सरी है, पर एक लिमिट तक। 1000 रुपए के कॉइन्स कोई आपको दे सकता है। अगर 1000 रुपए से ज्यादा के कॉइन्स कोई आपको दे रहा है तो आप मना कर सकते हो कि भैया मैं और कॉइन्स नहीं लूंगा। पर जो पेपर नोट्स हैं, जो कैश है, जो करेंसी है, वो 100% कंपल्सरी है। कोई करोड़ों रुपए के नोट आपको दे दे, आपको लेने पड़ेंगे, आप उसको मना नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात? नॉन लीगल टेंडर मनी हमें समझ आ गया कि नो वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। ठीक हो गई बात? बैंक मनी, बैंक मनी इज बेसिकली आपकी नॉन लीगल टेंडर मनी ही है, जो कि जो भी मनी आप बैंक्स के थ्रू, बैंक्स के अंदर जो भी आपकी मनी पड़ी है, ठीक है, इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। आप जो भी बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा कराते हो उसको बैंक मनी बोला जाता है, जिसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा मनी जिसको आप अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कराते हो और जब दिल किया तब उसको निकलवा सकते हो। जब दिल किया एक यूपीआई स्कैन किया, 20 रुपए निकलवा लिए, 200 रुपए निकलवा लिए, 500 रुपए निकलवा लिए, जब दिल किया आप उसको निकलवा सकते हो, उसको बैंक मनी बोला जाता है। ये एक नॉन लीगल टेंडर मनी है, क्योंकि बैंक पेमेंट्स जरूरी नहीं है सामने वाला एक्सेप्ट करे। ठीक है जी, आगे चलें। बैंक मनी हो गई। अच्छा, फंक्शंस ऑफ मनी, डेफिनेशंस ऑफ मनी हो गई। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की। तो मैंने तुम्हें क्या बोला? मनी वही चारों काम करेगी जो चारों काम बार्टर सिस्टम के अंडर नहीं हो सकते थे। बार्टर सिस्टम के अंडर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, उसके लिए मनी ने क्या बना दिया? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया। बार्टर सिस्टम के अंडर मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, मनी अब एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। बार्टर सिस्टम के अंडर फ्यूचर पेमेंट्स हम नहीं कर सकते थे, अब हम डेफर्ड पेमेंट्स कर सकते हैं। पहले स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था, अब मनी के रूप में है। तो एनीथिंग दैट डू ऑल ऑफ दीज 4 फंक्शंस उसको मनी बोला जाता है। ठीक है, पर ये मनी जो है क्या वो चारों कामों को करने के लिए आई थी? नहीं। मनी बेसिकली मनी के प्राइमरी फंक्शंस है पहले 2, और जो बाकी के 2 हैं वो है मनी के सेकेंडरी फंक्शंस। देखो, प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है कि एक्चुअल में
पैसा आया क्यों था? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं घर में स्टोर नहीं कर पा रही? अरे वो तो सेकेंडरी प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो बेसिकली मनी इन दोनों चीजों को सॉल्व करने के लिए आई थी, पर लगे हाथ वो ये दो काम भी कर गई। तो सेकेंडरी फंक्शंस आर कि वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर वो फंक्शंस भी मनी करती है। ठीक है, तो वही चारों हैं जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस के अंदर हमने पढ़े हैं। लास्ट टॉपिक में पास आता है मनी सप्लाई का। तो देखो मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश के लोगों के पास कितना पैसा है उसको मनी सप्लाई बोला जाता है। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश के लोगों के जेब में, लोगों के हाथ में कितना पैसा है, लोगों के बैंक अकाउंट में सारा मिला के, पर जनता के पास जितना भी पैसा है उसको मनी सप्लाई बोला जाता है, उसको मनी सप्लाई बोला जाता है। इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कैलकुलेट होती है, और दूसरी चीज इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा काउंट किया जाता है। इसके अंदर देखो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। इसके अंदर जो मेरे मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं, यानी कि मेरी सरकार और मेरा बैंकिंग सिस्टम, इसके अंदर इन दोनों के पैसे को काउंट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पैसे को मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं किया जाता। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेरे मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं उनके पैसे को, सॉरी, इसके अंदर जो भी मेरी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक है उसके पैसे को काउंट किया जाता है। मनी क्रिएटिंग सेक्टर यानी गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पैसे को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है। बैंक मनी क्या है? बैंक मनी इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। इट इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी। बैंक मनी तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, बैंक मनी की तो हमें दोबारा जरूरत नहीं है ना, इसको तो हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया। चलो, फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई हमें समझ आ गई ये बात, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है? लोगों के पास, जनता के पास पेपर नोट्स जितने भी हैं, करेंसी का क्या मतलब है? पेपर नोट्स या कॉइन्स। जनता के हाथ में, जनता की जेब में, जनता के घर पे जितने भी पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं उसको करेंसी बोला जाता है। जनता का पैसा जितना भी डिपॉजिटेड है बैंक्स में, न्यू डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, अरे न्यू नहीं है भैया, यहाँ पे नेट है, नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। हमने, जनता ने जितना भी अपना पैसा बैंक में जमा करवा रखा है वो सारा मनी सप्लाई के अंदर काउंट होगा, पर यहाँ पे नेट डिमांड डिपॉजिट आएगा। नेट का क्या मतलब है बेटा जी? डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट्स। मतलब कि अगर एक बैंक ने अपना पैसा किसी दूसरे बैंक में जमा करवा रखा है तो वो काउंट नहीं होगा। अगर HDFC ने अपना पैसा SBI के पास जमा करवा रखा है तो उसको मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला है कि सरकार का और बैंक्स का पैसा इसमें काउंट नहीं होगा। पर अगर जनता ने अपना पैसा SBI में जमा करवा रखा है तो वो हम मनी सप्लाई में काउंट करेंगे, उसको मनी सप्लाई में काउंट करेंगे। तीसरी चीज, टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। जितने भी मेरे FD होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, उसको भी इंक्लूड नहीं करा जाता है। सिंपल भाषा में मेरी जनता का जितना भी पैसा है, फिर चाहे वो उनकी जेब में पड़ा हो, चाहे वो कॉइन्स हो, पेपर नोट्स हो, करेंसी हो, या चाहे उनका पैसा बैंक में पड़ा हो, बैंक अकाउंट में पड़ा हो, पर कौन से बैंक अकाउंट में? सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट में। वो सारा पैसा मनी सप्लाई में काउंट होगा। बैंक्स का पैसा काउंट नहीं होगा। बैंक का खुद का जो प्रॉफिट है, खुद का जो पैसा है, सरकार का खुद का जो पैसा है वो काउंट नहीं होगा। बैंक्स का खुद का जो पैसा है वो काउंट नहीं होगा। और हम पब्लिक की जो भी FD टर्म डिपॉजिट्स पड़े हैं वो भी मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगी, वो भी मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगी। लास्ट में पास आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के बेटा मेरे पास टोटल
4 मेजर होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। जनता का जितना भी करेंसी और कॉइन है, जनता का जितना भी पैसा बैंक्स में पड़ा है, और कुछ एक अदर डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास। यूजुअली आरबीआई के पास आपके और मेरे जैसी जनता का पैसा तो जमा नहीं हो सकता। आरबीआई के पास सिर्फ बैंक्स का और सरकार का ही पैसा होता है मेजरली। पर आरबीआई के पास कुछ एनजीओज का या किसी दूसरे देश के कुछ लोगों का पैसा हो सकता है। तो वो जो भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, अगर आरबीआई के पास कोई ऐसा पैसा है जो ना तो बैंक्स का है ना सरकार का है, पर एनजीओज वगैरह का है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का है, वो मनी सप्लाई में ऐड होगा। अगर बैंक्स और सरकार का है वो तो ऐड नहीं होगा। ठीक है। M2, M2 में क्या आएगा? M1 वाले तीनों, M1 वाले तीनों आएंगे M2 में। उसके अलावा सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। आज की डेट में इतना ये चीज कॉमन नहीं है, पर हमारे नाना दादा के टाइम पे जो पैसा होता था, हम लोग पोस्ट ऑफिस में भी जमा करवाया करते थे। इवन नोटबंदी के टाइम पे भी पोस्ट ऑफिस में भी पैसे एक्सचेंज किए जा रहे थे, नोट बदले जा रहे थे। तो अगर पोस्ट ऑफिस में हमारे सेविंग्स अकाउंट कोई है, उसमें पैसा जमा है, तो वो M1 में नहीं M2 में ऐड होगा। तो M2 में क्या है? M1 तो होगा ही, उसके अलावा एक और चीज ऐड हो जाएगी। M3 में क्या है? M3 में याद रखना M1 है, M2 नहीं है, M1 है। M3 में ये तीनों आ गए। एक और चीज आ गई, नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। टाइम डिपॉजिट कौन से थे? एफडी। हमारी पब्लिक की जितनी भी एफडियां हैं वो भी सारी M3 में ऐड हो जाएंगी। हमारी पब्लिक की जितनी भी एफडियां हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। और M4 में क्या आएगा? M4 में आएगी M3, मतलब M1 पूरा आ गया, हमारी एफडियां भी आ गई, और क्या आएगा? पोस्ट ऑफिस के पास जो भी हमने जमा करवाया वो भी आएगा। यानी M1, M2, M3 तीनों को टोटल कर दिया जाए तो M4 निकल के आ जाएगा। देखो लास्ट में क्या हमने बोला? टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है वो भी सारा M4 में आ जाएगा। तो M1 में सिर्फ 3 चीजें थी। M2 में क्या था? M1 प्लस सेविंग्स बैंक ऑफ द सेविंग्स पोस्ट ऑफिस अकाउंट। ठीक है। M3 में क्या था? M1 पूरा प्लस हमारी नेट एफडीज। और M4 में क्या था? M3 पूरा प्लस पोस्ट ऑफिस में भी जितना टोटल डिपॉजिट है वो सारा। तो कैन यू सी M1 जो है वो सबसे छोटा है, इसमें सिर्फ 3 ही चीजें हैं, सबसे नैरो है। पर जो M4 है वो सबसे ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि उसमें तीन तो वो हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, इसमें पूरी 5 चीजें हैं। तो जो M1 और M2 है इसको नैरो मनी सप्लाई बोला जाता है, और जो M3 और M4 है इनको ब्रॉड मनी सप्लाई बोला जाता है। ठीक है बात। अगली चीज, जो M1 है इसको मोस्ट लिक्विड बोला जाता है। लिक्विड मतलब जिसको आप किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो देखो इसमें कोई आपकी एफडी तो है नहीं, तो इसको तो आप जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। पर इसमें आपकी एफडी भी है, इसके पोस्ट ऑफिस के भी सारे डिपॉजिट है, तो इसको कैश में कन्वर्ट करवाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे एफडी है इट टेक्स अ सर्टेन टाइम, कि इतने सालों के बाद ही कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये सबसे कम लिक्विड है, मतलब इसको सबसे लेट कैश में कन्वर्ट कराओगे। ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, यानी ये सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट मेरे पास आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या है? इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक। देखो हाई पावर्ड मनी क्या है? ये वो मनी है जो आरबीआई प्रोड्यूस करती है। इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। यानी कि टेक्निकली जो हाई पावर्ड मनी है ना, ये हमारी जो मनी सप्लाई जो हमने अभी तक पढ़ा उससे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक वाला पैसा भी आया, पर इसमें साथ के साथ कैश रिजर्व्स विद द बैंक भी आए। बैंक के खुद के भी जितने कैश रिजर्व्स है वो भी आए, जो हम अभी तक मनी सप्लाई में काउंट नहीं कर रहे थे। हम अभी तक मनी सप्लाई में बोल रहे थे कि बैंक्स का खुद का पैसा नहीं आएगा, पर अब हमने हाई पावर्ड मनी में
जिसको एच भी बोला जाता है, एच बोला जाता है जिसको, ठीक है। उसमें अब हमने ये ऐड कर दिया, तो इसमें बैंक्स का पैसा ऐड हो गया, पर जो हमने अभी तक मनी सप्लाई पढ़ी उसमें सिर्फ पब्लिक का पैसा ऐड होगा, बैंक का, सरकार का पैसा ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा चैप्टर होता है खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर बैंकिंग के साथ।